मुझे समझ नहीं आती कि इस मुल्क में इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि मून मार्केट वाले वाक़े के बाद अब भी वो जहनीत मौजूद है कि जी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए दहशतगर्दों से। चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर के जो है उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। हाँ, बहुत अच्छा कि मुज़ाकरात क्या दरिंदों से मुज़ाकरात नहीं होते। हाँ, उन्होंने कहा मुज़ाकरात इंसानों के साथ होते हैं। तो मैंने वो लिखा है, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब का बयान अपने एतबार से तो ठीक है, लेकिन ये तो दरिंदों को भी बदनाम कर रहे हैं। ये दरिंदों, हाँ, ये तो आप इन लोगों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। दरिंदा तो इस तरह नहीं करता। कोई 1 2 4 को मार देगा। मून मार्केट में इनको अकल नहीं आती जो कहते हैं मुज़ाकरात करें। अभी भी मुज़ाकरात इब्रार साहब, मून मार्केट में 3 दुल्हनें जल गई हैं। हाँ, वो बेचारे मेकअप कराने दुल्हन सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आना है उन्होंने अपना अजमल कादरी साहब ने, उनसे बात करेंगे कि ये क्या ज़हनी है। सदर ओबामा बड़ा परेशान हुआ है कि मुझे किस चीज़ का अमन का अवार्ड दे रहे हैं ये लोग। पहले तो उसने हैरानगी का इज़हार आपको फ़ोन करके बताया है, परेशान वो न्यूज़ मैंने पढ़ी है कि वो हैरान हो गया मुझे किस चीज़ का दे रहे हैं। मैंने तो अवार्ड चले गए। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत हैं? अल्लाह का। अजमल कादरी साहब से तो बहुत मुमताज़ हमारे आलिम दीन, मजहबी दानिश्वर, या आप हमारे तो बड़े मेहरबान हैं। आपके आने से पहले एक बात हो रही थी कि ये मून मार्केट के और बाकी जो एक सीरीज़ चल रही है दहशतगर्दी की, इस वक्त भी वो एलिमेंट अजमल साहब मौजूद है इस मुल्क में। इन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन लोगों को किसी चीज़ पे देखने का एक ख़ास अंदाज़ होता है, वो अपने फ़िक्र के मुताबिक उसके ऊपर रोशनी डालते हैं और उनकी राय उसी से मुरतब होती है। हमारे यहाँ क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है मिजाजन जाहिल है और हम बदकिस्मती से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट का शिकार हो गए हैं मिन हैसुल कौम। असल में पूरी दुनिया में तिजारती मफादात हमेशा से जंगों की बुनियाद बनते हैं। और इस नहीं, वो जो अभी अबरार बात कर रहे हैं कि ये जो मजहबी इसमें मजहबियत का जो छाप है या साया है या लेबल है या इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे एक ज़माने में मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे एक ज़माने में अमेरिका ने रूस को ख़त्म करने के लिए मजहब का सहारा लिया और इस्तेमाल किया। जी, मजहब का हमारे यहाँ भी, हम लोगों को भी, हम लोगों को भी मजहब के नाम पे इस्तेमाल किया। गोइंग बैक टू द सेम कि ये जो एक एलिमेंट है, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, हमारे अपने इलाकों के, हमारे अंदर के लोग सो कॉल्ड मजहबी, सो कॉल्ड सियासी, वो कह रहे हैं कि जी अपने ही हैं, अपने ही हैं और मकालमा और मैं करवा देता हूँ। एक मैं सोच रहा था मैं पूछूं फ़ोन करके कि तुम इनके साथ खेलते रहे हो, तुम्हारा इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, तुम कैसे इनके साथ मुज़ाकरात कराओगे। पूरा पाकिस्तान हफ गया है बेचारा, उसके सांस फूल गए हैं, सबको साथ लेके। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए ये क्या जहनीत है जो इस स्टेज पे भी ये कह रही है, लोगों को कंफ्यूज कर रही है। फ्रीलांसर जो ट्रेडर्स होते हैं ना जी, वो उनको जो आ जाओ, बैठो साइनी, बैठ जाओ, उनको जो चीज़ भी मिलती है वो उसको बेचने को चल पड़ते हैं और कहते हैं कि हम हर चीज़ का सौदा करवा दें। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की, पॉलिटिकल माइलेज से ज़्यादा वॉक ओवर करने का एक इनका स्टाइल होता है कि ये किसी के भी, जैसे ज़मीन कोई भी पड़ी और ये कब्ज़ा माफिया है, तो ये कब्ज़ा माफिया एक तरह से। ये जो खुद को हमला आवर है, ये एक टोटली डिस्टॉर्टेड किस्म का ब्रेन वॉश्ड बीमार, ये क्या आप हाउ डू यू लुक। मैंने इसका मुताला किया है। FIA की बिल्डिंग पे लाहौर में जब हमला हुआ तो मैं इत्तेफाक से, मैं हॉस्पिटल में, मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, तो हम इकट्ठे उनके प्रोफेसर साहिबान को मिल रहे थे। अचानक मुझे मालूम हुआ कि FIA की बिल्डिंग पर जिन लोगों को के धड़ मिले हैं वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में वहाँ मी हॉस्पिटल। तो मैं ख़ुद गया, तो वहाँ जमादार वगैरह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से डॉक्टर तो नहीं देखते मुर्दा खाने में लोगों को, तो वो हैरान हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसकी शर्मगाह को देखा, तो वो दोनों लड़के जिनके धड़ थे दोनों गैर मख्तूम थे। तो मैंने लोगों को, गैर मुस्लिम थे, वो गैर मख्तून हुए ना, जी। तो उनकी दाढ़ियाँ और उनका ज़ाहिर जो था वो मुसलमानों वाला था,
लेकिन उनका बातिन जो था वो गैर मुस्लिम। दाढ़ी भी उनकी यानी एक बात कहने का मतलब है इंडिया से लोग आ रहे हैं। नहीं छोड़े ये काजी साहब, एक और बात, 65 वॉर में हमने इतने जवान और अपने सोल्जर्स और अपने ऑफिसर्स नहीं खोए, ठीक है। जिस तरह हम धड़ाधड़ कुर्बानी दे रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, अवाम की तरफ से जिस तरह की शिद्दत या वो यकजहती का और एक वालेहानापन जो 65 वॉर में था, आपको याद होगा, आपका मेरा एज ग्रुप मिलता जुलता है, ठीक है, वो नहीं नज़र आ रहा। उसकी गालिबन एक वजह जो मैं समझ पाया हूँ कि हमारे लोगों को ये समझाया बताया गया है कि जंग का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान के साथ जंग है। यस। उनको लोगों को भी ये समझ नहीं आ रही दूसरा कि उससे भी ज़्यादा खौफनाक अफरीत के साथ इस वक्त जंग हो रही है, और इस वक्त अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाना पूरी कुव्वत के साथ। दूसरा मजहबी तबका में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला हुआ है ना, ये कंफ्यूजन फैला कि ये हमारे बच्चे हैं, ये फलां हमारे हैं, बच्चे, ये जो ड्रामा कर रहे हैं एक दो लोग। देखिए, हम अब एक दो रह गए वैसे। इस मुल्क की तामीर और तश्कील में हिंदू दुश्मनी को बुनियाद बनाया है, जो कि अननेचुरल है। अब जब हम नेचर की तरफ वापस आएंगे तो हमें थोड़ा सा लोगों को अपने साथ में लाना पड़ेगा और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो लोग वतन की हिफाजत कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना तभी मुमकिन है जब कन्फ्यूजन जो इस वक्त एक पूरे सोसाइटी में, इसको हम मिनिमाइज करें। इसके लिए लोगों को और बिलखुसूस मजहबी तबक़ात को आगे बढ़कर पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरे विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि उलमा का एक मुश्तरका गैर सरकारी इजलास जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मैंने आज ही, हमारे यहाँ मजलिस ज़िक्र होती है जो क़ादरिया सिलसिले की है, उसके बाद देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को बुला रखा है। इसलिए मैं आपसे इजाज़त भी लूँगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कौम को साथ लेकर इस मामले पर जो कन्फ्यूजन है इसको दूर किया जाए। अल्लाह आपको कामयाब करे। नहीं तो आपके वक्त को कामयाब मौलाना साहब, ये आप गैर सरकारी क्यों कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, इनके अपने लेवल पे भी होना चाहिए। ये उलमा अगर सरकारी हों तो फिर और तरह का इम्प्रेशन जाता है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, उसका वो वेटेज नहीं मिलती उसको। सही। मैं हुजूर आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज तो आपको चुप लग गई। आगे बैठे हुए हैं। दिल बुझ गया, दिल बुझ गया। हर तरफ अफरा तफरी, मौत का मंजर। इसे पढ़ो तो लिखा है हौसला रखो, हौसला करो। जी साईं, मैं तो समझता था सारे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो लगता है सारी कौम के साथ साजिश हो रही है। मेरे मेहमान आए, कहीं वो भी मेरे खिलाफ साजिश ना कर दे। मैं जा रहा हूँ। मेहमान भी कर देंगे। अच्छा, वो वाकई सही कह रहे हैं। यहाँ जो हमारे मेहमान होते हैं ना, वही हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। नहीं, वो आपका इस बात से मतलब क्या है? अमेरिकन, हमारे फ्रंट लाइन इत्तेहादी, वो अपनी गाड़ियाँ नहीं चेक कराते माशाल्लाह। हाँ जी, नहीं, वो नहीं पकड़े जाए तो वो करते। कहते हैं कितनी है छोड़ें। देखिए, इसमें या तो शरीक जुर्म होने वाली बात है या इतना तकब्बुर है कि तकब्बुर, वो तकब्बुर वाली चाहते हैं काबिल कि नहीं इनके समझते। नापाक हाथों से हमारी पाकीज़ा गाड़ियाँ भी, ये है, ये हकीकत है। ये बहुत बड़ी एरोगेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी। दोनों खैरियत से जी? जी मेहरबानी, थैंक यू। ये बताएं कि ये ह्यूमन राइट्स का कोई दिन है? जी बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स का आज इंटरनेशनल डे है। लेकिन आप तो मतलब विमेन राइट्स की वही बात करें। 51% है तकरीबन दुनिया में। हाँ जी। अक्सरियत में है। क्या तनासब है दुनिया में? पाकिस्तान में भी अक्सरियत में 51%। 51% का मेजॉरिटी में है। हसन साहब, बात यह है कि जब जब खाएंगे आप, जब ह्यूमन राइट्स जो आ गए तो उसमें विमेन राइट्स तो शामिल हो गए। जो अलहदा से विमेन नहीं, राइट्स, इसमें- यही राइट वो लेना चाहती हैं, आप बोलने नहीं देते। नहीं आप नहीं, बोलें। इसमें निसार से बात यह है, मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं। जब हम विमेन राइट्स की बात करते हैं
तो पता नहीं क्यों इम्पैक्ट ले लिया जाता है कि हम शायद किसी से कुछ छीनना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई जंग नहीं है, हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, हम सिर्फ एक अपना जीने का राइट मांगते हैं। ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट एक ही तो है। अच्छा, ह्यूमन, औरत को ह्यूमन समझ लें तो ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं उस्मा, आप और फिर आपसे मैं पूछता हूँ, देखते हैं आप दोनों में से किसके पास बेहतर जवाब है। ये जब आप ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं तो आप लोगों को क्या इस बात का पूरा इम्पेक्ट है, शऊर है, इदराक है कि यहाँ तो मर्द ग़ुलाम है? आपके वालिद हों, आपका भाई हो, किसी का शौहर हो, किसी का बेटा हो, ये तो 17 करोड़ 17.5 पौने 18 करोड़ गुलामों की सरजमीन है। पहले अपने बापों को तो रिहा करा लो, फिर अपनी। नहीं, मैं बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ये हंसी वाली बात नहीं है। माशरे मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं। ठीक, पहले बाप, भाई, बुजुर्ग लिबरेट, फिर औरतों के हकूक़। वो भाई यहाँ तो हकूक़ पामाल हो रहे हैं सरेआम। सर आप आम आदमी की जो यहाँ कैफियत है उसमें क्या जवाब बनता है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? जी, मैं समझती हूँ निसार साहब कि आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम 60 साल के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स ही देने में नाकाम रहे हैं। वो मर्द हो या औरत हो, वो बात की बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? मर्द फिर भी इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर किसी ना किसी तरह अपनी बात कह लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। यहाँ तो औरत को बात कहने की भी आज़ादी नहीं है। और इसलिए मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने जैसे पहले शुरू में कहा था कि हमारा मकसद यहाँ पर जो खुदा ताला के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जो औरत को इज़्ज़त और तकरीम दी गई है खुदा ताला की तरफ से। आपके पास क्या जवाब है कि तो आपके तो मर्द भी आज़ाद? मैं ये समझती हूँ कि जो औरतें हैं वो गुलामों के भी गुलाम है। जो आपने बात की वो तबकाती सिस्टम की बात है कि जिसमें डिप्राइव्ड लोग हैं, जो डाउन रोडर्स हैं या दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। और औरतें वो हैं कि जो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती होंगी वो सफ़र कर रही हैं। और औरत को बिल्कुल इक्वल होना चाहिए मर्द के, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? औरत बराबर है। आप लोगों ने नहीं उसको होने दिया। नहीं, आप लोगों ने, मैंने नहीं होने दिया। औरत के जो मसाइल की बुनियाद है वो नहीं, और आराम से सुन लेना। औरत के जो मसाइल की बुनियाद है वो ये बुनियाद यही है कि आप औरत को एक रिश्ते के तौर पे जानते हैं कि ये बेटी है, ये माँ है, ये बीवी है, बहन है। नहीं, औरत एक इंसान है। सबसे पहले जैसे औरत इज द पर्सन। और आपने बीवी, बेटी, बहन भी वो किसी इंसान ही की है, वो भी तो इंसान है। फिर मर्द को भी ऐसे पहचानना है कि ये उसका बाप है। ये इसीलिए मैं कह रहा था कि ह्यूमन राइट्स इक्वालिटी पे लेना। तो फिर उसमें से मुझे ये बताएं कि बिल जो असेंबली में एक तो हो गया, पास थ्रू हो गया, हरासमेंट का बिल पास हो गया। उस पे तो आप लोगों को मुबारक हो, अल्लाह करे कि जनरली समझते हैं कि ये बिल के थ्रू हो जाने से ये हैरेसमेंट ख़त्म हो जाएगी। पहले तो निसार साहब हमें ये मनवाने में बहुत टाइम लगा, लोगों को ये समझाने में टाइम लगा, और ये हमें सारी कुव्वत सर्फ करनी पड़ी कि ये एक इशू है। पहले तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक इशू है, और ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। बहुत सारी बच्चियां, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती हूँ ऑन एयर, जिनकी अभी भी मेरे पास एक बहुत बड़े पंजाब के एक अदारे के सरबराह के खिलाफ एक बच्ची की मेरे पास रिपोर्ट है कि जो कहती है कि उसको सेक्सुअली हरास किया गया है। और इसको मैं समझती हूँ कि अगर इनिशिएट किया जाए, यकीनन एक सेंसिटिव बात होती है उन बच्चियों के लिए जो पहले ही घरों से पता नहीं किस तरह से एक जहाद करके निकलती हैं, उनको इजाज़त मिलती है मुलाजमत करने के लिए, उनके लिए यकीनन एक वो होगा। लेकिन एक मैं समझती हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है जो मुझे फीडबैक मिला है। रस्ते में है, उसकी क्या नौयत है? सर वो भी सेनेट में अभी पेंडिंग है, अभी वो उधर से अप्रूव नहीं हुआ। और मैं उस सिलसिले में उस्मा साहिबा की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि पहली चीज़ तो ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जो वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की है, उसके बाद लोगों को पार्लियामेंट तक की हमारी जो काविश है वो पहुंची है। और दूसरी बात ये है कि ये बिल है, ये बिल्कुल फ्लॉज से पाक भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी हम कहते हैं कि उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। बेशक ये एक बहुत अच्छी एफर्ट है और एक हिस्ट्री वाली एफर्ट है कि जिसके पीछे एक लॉन्ग पोलिटिकल स्ट्रगल है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि निसार साहब अभी तो इस इशू को प्रूव कराना, और फिर मैं अब अंदर की बात कहूँगी कि पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे मर्द हज़रात बैठे हैं, उनको भी ये कन्विंस करना कि ये इशू है और इस इशू को जो है वो हमें टेक केयर करना चाहिए। और उसके साथ अब डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो है, जो अब सेनेट में है,
वो भी एक इसी सॉर्ट की बात है कि पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस लोगों को ये प्रूव करना, मैं पिछली दफ़ा भी असेंबली में थी, अपोजिशन मेंबर थे उस वक्त हम, और एक ट्रेजरी साइड से बिल आया था, मैंने उसको सबसे पहले जाके वो किया। तीना ने उनके थोड़ा सा तस्सुब है इनको भी, क्या मर्दों की मेजॉरिटी ने इनके बिल पास कराए, ठीक है, मैं बैठा अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मखसूस सीटें फिर ना उसमें ना डाले मैं आपको सही हकीकत अर्ज करूं, मेरा एक दोस्त है, कसम से मुझे कसम उठवा लें, उसकी बीवी उसको मारती है। ये भी केसेस है, ये भी केसेस है जी, ये भी केसेस है, आई एग्री। अच्छा, अजीब बात है, बट ये 2% होंगे भैया आपको नहीं पता, मैं अंदर की बात वो बता रहा हूं, 2% है। उनके दोस्त पे डाल दिया चेहरे पे देखे मजलूमियत। अच्छा खैर, अभी आना है राना सनाउल्लाह साहब ने को इस सिलसिले में उनसे भी वज़ीर कानून। अच्छा यार, किसी को चाय का तो चाय चांद यार, इतनी देर हो गई वुमन राइट की बात, चाय तो ले आओ। ये भी वायलेशन है जी, देखिए कितनी देर से हम बैठे हैं, आपने हमें चाय नहीं पिलाई। यार वो राना सनाउल्लाह साहब ने आना था, पता नहीं किधर, मैं देखूं उनको जरा, पता है कि वो वज़ीर कानून है, वो आने के लिए भी मेरा ख्याल कोई कानूनी रास्ता ढूंढ रहे होंगे। ये गलियों के रास्ते हैं, यहाँ कहाँ कानून चलता है हसन साहब? नहीं, आजकल तो कहीं भी नहीं चल रहा। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी कि नून लीग वालों से पूछ के बताएं कि उनका क्या स्टांस है, तो अभी राना सनाउल्लाह साहब आएंगे तो आप बनाए आगे बड़ी उम्र है, बड़े मसाइल ने, बड़ी उम्र है। बैठे हैं साहब, कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का फजल। ये अभी मुझे कह रही थी थोड़ी देर पहले कि जी नून लीग वालों से हमें ज़रा पूछ के तो बताएं कि इनका स्टांस क्या है दहशतगर्दी पे, ये खुल के मीसने से। अच्छा दो अच्छा, वो तो अबरार ने बोला था, लेकिन अच्छा पूछें अब आ गए। मैं बाद में तो पूछ लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकती है कि मुझे लगता है कि हमें जितनी स्ट्रॉन्ग वॉइस की ज़रूरत है उतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं आ रही, ये मेरा ओपिनियन है अपनी बड़ी कोलिशन पार्टनर्स के साथ। देखें जी, अब दहशतगर्दी का जो ये अंदाज़ इस वक्त पूरी कौम के सामने है, जो वाक़या रावलपिंडी की मस्जिद में हुआ है और जिस तरह से वहाँ पे बच्चों और जवानों को शहीद किया गया है, और उसके बाद जो मून मार्केट पे हुआ है, तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि PMLN के किसी भी फ़र्द ने इससे कम बात की हो कि ये लोग जो हैं, ये इनको मुसलमान तो क्या, इनको तो इंसान कहना भी जो है ना, ये तो इंसान भी नहीं है, जितना जुल्म और बर्बरियत जो है इन्होंने जो है वो की है। और वो लोग और हैं जिनकी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाती है इनकी मजम्मत करते हुए। हमारी तरफ से तो क्या ख्याल? अच्छा, आपने तो दो टोक एक बात कर दी है ना, बल्कि इससे बढ़ के बात आप ये देखें कि क्या जो ये राह रास्त ऑपरेशन हुआ है वो PMLN की क़यादत की कमिटमेंट के बगैर मुमकिन था? वो मियाँ नवाज शरीफ साहब तमाम तर रिजर्वेशन को एक साइड पे रख के वो जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठे नहीं वहाँ पे, और उन्होंने अपनी हमायत नहीं दी। लेकिन मेरा ख्याल वो बात कर रही है मीडिया में जो एक परसेप्शन उस तरह का इमेज नहीं है। डेफिनेटली मेरी अपनी फीलिंग भी यही है। एक मेरी गुजारिश है कि कुछ एक ये जो बात एक आती है कि जनूबी पंजाब या और किसी भी पंजाब के हिस्से में जहाँ कहीं अगर दहशतगर्दों का नेटवर्क है तो उसको हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जिसके ऊपर हम कभी हमेशा ये एडमिट नहीं किया जाता कि पंजाब के अंदर दहशतगर्दों का कोई नेटवर्क हो सकता है। दहशतगर्द जो है ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पंजाब ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो प्रोपेगेंडा है। ये समझता हूं, मैंने कहा भी है रिसेंटली कि मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। मुझे इतना पता है कि शिकार कौन है। हम शिकार हैं, बिल्कुल है, वो शिकारी हैं। मैं इस बहस में नहीं कि शिकारी तो जो भी ये बाकायदा बैरूनी इसमें हाथ है, और ये एक बाकायदा प्रोपगेशन हो रही है पंजाब के खिलाफ, ये जनूबी पंजाब के हवाले से। और इसके अल्टीरियर मोटिव हैं नहीं, वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल से मैक्रो पे ले जाना चाह रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, इस वक्त भी इस मुल्क में वो लोग मौजूद हैं जो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं।
उनसे मुज़ाकरात करें, वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुकूमत गलत कर रही है, इसका मतलब है नून लीग भी झक मार रही है, पीपल्स पार्टी भी झक मार रही है, फौज भी गलत कर रही है। बिल्कुल। ये 2-2.5 यस नीम सियासतदान टाइप या आई डोंट नो उनको क्या कहना चाहिए, वो ठीक है। इस सहनियत और माइंडसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने अगर कहीं जाना तो आप जाएंगे, तकल्लुफ नहीं है। हाँ प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़। जी राना साहब। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इस वक्त भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, वो न सिर्फ इन दहशत गर्दों के हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, वो इस कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ कोई कसर नहीं रह जानी चाहिए। इतनी कैटेगोरिक बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। मैं सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग मासूम लोग हैं जो खुदकुश हमलों का शिकार होते हैं और वो जो जैकेट बांध के आता है, उनके बीच में फ़र्क होना चाहिए, क्लियर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए अब। और जो लोग पाकिस्तान शरियों के साथ हैं वो एक साइड पे हों, और जो दूसरे लोग हैं जो बीच में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जिनके कोई कभी माजी में या मुस्तकबिल में या कभी हाल में जिनके ताल्लुकात हैं या राब्ते हैं, वाज़ेह तौर पे 99% उन मासूमों बेकसूरों के साथ खड़ी है। नहीं गलत। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का बयान छपा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा कि मैं मुज़ाकरात वो लीडर है ना वो पॉलिटिकल पार्टी है बेचारी, वो छोड़े। मुझे तो निसार साहब तकलीफ होती है, किससे करें मुज़ाकरात? उन जालिमों से मुज़ाकरात करें जो रोज हमारे लोगों को जो है वो उड़ा रहे हैं। किस चीज़ का मुज़ाकरात करें इनके साथ? स्टेटमेंट है कि मुज़ाकरात इंसानों के साथ होते हैं, जानवरों, भेड़ियों और दरिंदों नहीं। पर दूसरी बात यह है कि ये सवाद में उनके साथ मुज़ाकरात हुए मालाकंड में, और उनको फिर बाकायदा उनका जो वो था, ये कंफ्यूजन, वो ऑर्डिनेंस जो था वो बाकायदा एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर ये बहुत बड़े स्कीमर हैं, डिजाइनर हैं, इन्होंने कुछ इनकी कोई स्ट्रेटजी है कि लोगों को कंफ्यूज रखना है। साहब आपको याद है जब ये सवात वाला वो सूफी मोहम्मद साहब के साथ जब हमने अपनी विशेष के खिलाफ उसके साथ बहुत तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने उस वक्त कहा बातचीत होनी चाहिए, हमने बातचीत की, उसका रिजल्ट आपने देखा कि उसने फिर भी पाकिस्तान का आइन का जो मजाक उड़ाया, और उसके बाद अल्टीमेटली ये सवात ऑपरेशन हमें करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट गलत है, और फिर उसके बाद उनका रवैया हमें करना पड़ा, और ये अगर पहले कर लिया जाता। साहब वो जो आपने वहाँ शरई काजी कोर्टें बनाई थी, उनका कुछ क्या हुआ, बंद हो गई? उनका फिर ये बना कि उन्होंने जो काजी कोर्ट्स बनाई थी, उन्होंने लोगों की जायदादों पे कब्जे करने शुरू कर दिए। उन्होंने बाकायदा औरतों को सड़कों पे कोड़े मारे। उन्होंने बाकायदा ये घर है उसका दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जी आपके घर में 3 जवान औरतें हैं, तो उनका हमने निकाह जो है वो तालिबान से कर दिया, आप उनको हमारे हवाले करें। ये काम कर रहे थे। फिर उसके बाद जो वहाँ पे मज़ार थे उनको मिसमार किया। इनके वाकई मंतकी अंजाम तक जरा चाय को तो पता करें। चांद तुम्हें चाय का कहा था, पहले भी ताने दे रही हैं कि कब के आगे बैठी हैं, चाय को जल्दी लाओ, गरम लाओ। पीपल्स पार्टी इस पे इकट्ठी हो गई, हमारी शामत आ जाएगी, या और कहीं इकट्ठे होना हो चाय पे हो जाए। ये इंतकाम जो है ना, ये चाय पे भी और बाकी खाने पीने वाली चीज़ों पे हमारे साथ इकट्ठे हो जाते हैं। राना साहब एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही जी। ये कई वाक़यात ऐसे हैं कि गाड़ी में फॉरेनर्स हैं, उन्होंने शीशे चढ़ा लिए हैं, गाड़ी लॉक कर ली है और बहुत एरोगेंटली उन्होंने तलाशी से इनकार कर दिया है। बाद में पता चला है ऊपर से फ़ोन आया, ये हुकूमत है, मजाक है। नहीं देखें, इसमें जो दूसरा तसल्ल लेने की कोशिश की जा रही है ना, कि खुदा ना खास्ता कि ये वो लोग हैं कि जो ये धमाके करवा रहे हैं, ये वही बात है जो आपने पहले की है कि ये कन्फ्यूजन फैलाने वाले। अच्छा मेरा ये नहीं, मैं तो डेफिनेटली नॉट एट ऑल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एजेंसी है, प्रेस है, कोई है, अमेरिकन है, नॉन अमेरिकन है, ब्रिटिशर है, बंदा है, उसको लोग रोक रहे हैं, वो आके लोग नहीं, लॉ एनफोर्समेंट, मैं वही उन्हीं एजेंसीज की बात कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म में लोग हैं, वो रोकते हैं, रुकिया, वो कह रहे हैं जी तलाशी दे दो, आप तलाशी दे दो। व्हाट इज द बिग डील कि भाई आपने बोनट उठाना है, डिग्गी खोलनी है ना, प्रॉब्लम क्या है? बोनट उठाने की हद तक तो वो यानी उनको एतराज़ नहीं, लेकिन गाड़ी से उतरने और पूरी एक्सेस देने में उनका ये मौक़िफ़ है कि जी हमें अपनी सेफ्टी जो है ना वो। अच्छा, वो अपनी सिक्योरिटी, एरोगेंस नहीं है ये।
बदतमीजी नहीं है, नहीं, बदतमीजी नहीं है। अपनी पुलिस चेक कर Arrogance रही नहीं है, है। उनसे वो डर के बाहर नहीं निकल रहे। नहीं, वो पुलिस डर के के यूनिफॉर्म में कोई भी हो सकता है ना। नहीं, यूनिफॉर्म में तो कोई भी हो सकता है थानेदार साहब। तो फिर अब गाड़ी आपने में भी कोई देखा हो तो है। सकता है, नहीं, गाड़ी तो है, गाड़ी में भी proof कोई है भी ना। हो सकता नहीं है। तो गोरा तो फिर गोरा है ना। गोरा फिर गोरा है, ये बात करें। ये तबीयत गोरा खुश गोरा होगी है। इनकी सुन के कि गोरा गोरा है। ठीक। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में होते हैं अक्सर औकात, उसके अंदर बैठे उनको कोई यानी कंपैरेटिवली जो है वो ख़तरा नहीं हो सकता, लेकिन वो जब भी रोके गए उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन ऊपर से करवाई है तो फिर उनको किसी ने जाने दिया। हाँ जाहिर है। ठीक है, पहले तो हम आपके साथ भी ना वे ताज़ियत, बिल्कुल। अफसोस का इजहार हमदर्दी या यकजहती जो भी आप कह लें, जो कुछ हुआ है वो ज़ाहिर है सबके लिए बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक। मतलब उसकी तस्वीरें देख के या उसकी कवरेज टीवी की देख के बड़ा ही को हौसले वाला बंदा होगा जिसने को 2, 4, 6 घंटे 8 घंटे बाद तक भी खाना खाया होगा। सच्ची बात है। तो ये काम, कारोबार, धंधे का, दुकानदारी, ये वो इस पे इसके क्या आपके ख्याल में असरात? तो जो क़यामत सुगरा वहाँ पे मैंने देखी है, या हमारे दूसरे जो ताजरान थे वहाँ पे उस वक्त मैं ऑफिस से जा चुका था। उस वक्त मैं घर पहुँचा हूँ तो मुझे फ़ोन आया, मैं वापस किया। वहाँ पे जो हमारा मकामी SHO है वो विदिन 2 और 3 मिनट्स वहीं पे कहीं वो था, वो पहुँच गया था। SP साहब भी हमारे। यानी आपको इनसे कोई शिकायत No, no, not at all. और इस एतबार से Not at all. है? तो बात करें वजीर नहीं कानून नहीं आपके नहीं, बैठे। वो दोनों बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं और आप यकीन करें कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से SHO ने पर्टिकुलरली उसने लाशें उठाई हैं। और बल्कि वो हमारे जो ताजर थे वो तो अपने अपने सामान के चक्कर में बेचारे पड़ गए ना, जब धमाका हुआ तो अपने आप को। अरे ये उस्मा भी बता रही थी कि ख़वातीन के जेवर तक उतारे गए, डेड बॉडीज। जो बरहना लाशों का एक जो वर्षा ने एक वो किया है वो बहुत तकलीफ मैं दे। समझता हूँ कि यानी इस किस्म के यानी लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम है और इस वाक़े में भी ये वाक़या जो है ये इतने यानी कम है कि इनको नज़रअंदाज कर देना करना ही बेहतर है। कुछ अस्पताल की इंतजामिया के साथ भी वर्षा को कुछ शिकायत थी, उसका नोटिस भी लिया नहीं, जाना कोई चाहिए। नहीं, देखें, कि ये बातें मैं- रिकॉर्ड पे आई हैं, सब मीडिया पे आई नहीं, हैं। लोगों ने कहा है कि मीडिया- हमें एक डेड हाउस से, उसने कहा कि इतने पहचान लो 30 लाशें पड़ी हुई थी। उसने कहा जी इसमें नहीं करते, इसके अलावा हमारे पास कोई लाश नहीं है। पहले एक हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा जी वहाँ जाएं, शेख जायद गया, उन्होंने कहा जी म्यू हॉस्पिटल जाएं। म्यू हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा जी यही लाशें हैं, उसने कहा नहीं। वो रोता हुआ बाहर आया, एक SHO ने उसको बाद में फिर कहा, उसने कहा कि एक और कमरा है वहाँ भी लाशें पड़ी हैं, चलो मैं वहाँ ले जाऊँ। अस्पताल की इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास और लाशें नहीं हैं। दरअसल हुआ ये था कि ये फैसला हुआ कि तमाम जो है डेड बॉडीज़ इनको पहुंचाया जाए मेयो हॉस्पिटल में, क्योंकि ये एरिया जो है ना ये वो मेयो हॉस्पिटल के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वहाँ से लोगों को डेड बॉडी जो है ना वो दी जाए। इस बात पे कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है ना वो प्रोटेस्ट किया कि जी यहाँ से वहाँ ले जाएं और वहाँ से फिर हमें जो है वो आप दें। वहाँ पे आप इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ ही वहाँ पे लाजमी बात है कि 2-3 जगहों पे तो वो पड़ी थी। मैं जना हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि जी देखें ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती, हम ये हमारी डेड बॉडीज़ को पहले ये वहाँ पे लेके जा रहे हैं और उसके बाद जो है ये हमें कह रहे हैं कि वहाँ से लेके आओ। मैंने उसी वक्त CM साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से ये लोग शनाख्त कर सकते हैं, जो उनका सरसरी मुलाजा जो पोस्टमार्टम वगैरह यहीं पे हो जाए। तो फिर उतनी देर में शेख जैद से जो है वो डेड बॉडी ले जा चुके थे, लेकिन जना हॉस्पिटल में मौजूद थी, तो वहीं पे फिर उन लोगों को तकरीबन 10 डेड बॉडीज़ थी, तो वहीं से लोगों को जो है वो उनके हवाले कर दिया। कॉम्पनसेशन का ये एक तो ताजरों के जो कोई नुकसानात के लिए वो कमेटी वगैरह बनाई है जी कि हमने 14 रुकनी जो है वो एक कमेटी बनाई थी, उसमें 6 गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, 6 इनके ताजर रहनुमा थे। आप भी हैं उसमें शामिल कमेटी में? जी उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं राना साहब से पहले भी ये जिक्र कर रहा था और आपके साथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्होंने वहाँ पे एक हमारी नून लीग की तंजीम है, हम उससे पहले से काम कर रहे हैं ट्रेडर एसोसिएशन के वसासत से। तो राना साहब ने वहाँ पे या जो हाई ऑफिशर्स हैं उन्होंने 6 हमारे ताजर जो हैं जो नून लीग से जिनका ताल्लुक है उनको नहीं, व्हाई शुड यहाँ इट बी भी नून कन्फाइंड टू नून लीग? ये क्या बात उसमें जो इस वक्त सदर है वहाँ का वो इत्तेफाक से नून लीग वो खैर हमें तो इस बारे में पता भी हमने पूछा है, इन्होंने मुझे ये कहा है कि जी वो सारे जो है वो एक ही ग्रुप है, तो दूसरे ग्रुप की भी नुमाइंदगी वो हम बिल्कुल इनकी नुमाइंदगी भी बीच में ले आएंगे। चेयरमैन ट्रेडर्स एसोसिएशन ना? हाँ, तो इनको हम ले आएंगे। ट्रेडर्स की भी एसोसिएशन उनकी नुमाइंदगी उनके चेयरमैन जो है इस वक्त
वो हो जाता ना ऐसे कि इस दफ़ा इलेक्शन हुआ होगा, वो ग्रुप कामयाब हो गया, दूसरा ग्रुप जो है वो कामयाब नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें 66 दुकानों की लिस्ट दी है और उन्होंने तखमीना उसका दिया है कि जी 3 करोड़ 52 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ है। वो लिस्ट हम इनसे भी चेक करवा लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी 105 थे वो अड्डे वाले जो रेडी वगैरह जो लगाते थे, जो कि वाकई मैं समझता हूँ कि सही मायनों में इमदाद के मुस्तक़बिल लोग हैं। जो आदमी 10-15 हज़ार का सौदा लगा के तो वो जो है वो अपने बच्चों के लिए लेके जाता था, उनका जो है वो तखमीना जो है उनका नुकसान का वो टोटल जो है वो 89 लाख है। तो इसी तरह से जो बाकी कुछ लोगों की मोटरसाइकिलें हैं, बाकी जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, तो इसमें अब तक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो ये गरीब लोग हैं जिनका ये मैं कह रहा हूँ कि वो रेडी अड्डे वाले जो थे, उनके मतलब तो उनका ये ज़हन है कि इनको तो 100% हमें कंपनसेट करना चाहिए। दूसरा जो वहाँ पे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको कुछ मेंटेनेंस और रिपेयर उसके लिए मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया है। बाकी जो दुकानदार हैं उनके मतलब हमारी जो मेरी सोच है वो ये है कि जो उनमें से अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वो इसमें जो है वो ना लें और वो खुद बर्दाश्त करें। तौर पे भी होना चाहिए। सर 3 लफ्ज़ों में बताएं, आपको कोई शिकायत है? सच तो नहीं, वो तो आप राणा साहब के नॉलेज में ले आए हैं कि भी आपकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, वो बात हो गई। और तो नहीं कोई ऐसा? मैं आपके इसी तवज्जुह से खादमे आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विज़िट करें हमें, और ताकि लोगों की तशफ़ी हो, तसल्ली हो, कोई नहीं इत्मीनान मिले कि खादमे आला जो है वो तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। ये अमदाद का जिसका मैंने बताया है, इसका ऐलान इंशाल्लाह वो जाके मौके पे ही करेंगे। सर एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारा जो यहाँ पे कल्चर बन चुका है, कमेटी बना दी गई है, तो बाद में जी वो अपने नताइज देगी, मुरतब करेगी, फिर कोई इमदाद दी जाएगी। ये इंश्योर करेंगे नतीजा निकले। हाँ नतीजा निकले जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। हैं यंग सिंगर, ये वो वाले फ़तेह अली खान नहीं है हमारे लालपुर वाले? अच्छा नुसरत के वालिद बन वो ये हैं अमानत अली खान जी। बिल्कुल अच्छा, आपकी तो छाप लगी हुई थी चेहरे पे। ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कैसी गुजर रही है आजकल? तो बहुत उदासी है और ये ऊपर नीचे जो। हाँ जी, बस कुछ मुल्की हालात इस तरह के हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। आर्टिस्ट लोगों को भी बिल्कुल नहीं कुछ पता चल रहा कि क्या करें। अच्छा आप बताएं, आपने बाकायदा अपने फादर से सीखा है या? जी, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब से मैंने सीखा। फ़तेह अली खान अमानत अली खान के जो जी बड़े भाई थे, छोटे थे? नहीं, छोटे हैं। अच्छा ये जो आपके फादर गए थे इंडिया, वहाँ उनको कैसा उनके साथ सलूक हुआ या कैसा रिसेप्शन? फ़तेह अली खान गए थे ना? जी बहुत दफ़ा। लास्ट जब गए तो? लास्ट हम गए थे चेन्नई, तो वहाँ अब्बू को तकरीबन 50 साल के बाद गए थे। तो उन लोगों का यही था कि आप यहाँ पर आके म्यूज़िक क्यों नहीं सुनाते, क्योंकि ये जो पटियाला घराने की गायकी का जो अंदाज़ है, ये अंदाज़ वहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं गाता। उनका एक अपना एक बड़ा ही फैब्रिकेटेड किस्म का स्टाइल है जिससे वो क्लासिकल सुनाते हैं, सारे के सारे लोग उसी ही अंदाज़ को कॉपी करते हैं। तो एक ही अंदाज़ वहाँ पे फ़र्क था, जो कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान साहब का जो अंदाज़ था, तो उसको मतलब अब नया बंदा कोई हाथ डाले तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मसलन उसका कोई नमूना, ताकि हम जैसे जाहिल जो हैं वो समझ सकें बात को। मुझे पता है कि राणा साहब राजपूत हैं, इनको भी उतना ही आतंकी होगा इनका। नहीं, मैंने मसूद राणा साहब ने सुना हुआ आपने? हाँ। वो इतना अच्छा गाते थे वो राणा साहब, वो भी तो राजपूत ही थे। वो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल तो नहीं, वो तो सीधा फिल्म। राणा साहब असेंबली में गाते हैं। ये जब अपोजिशन में नहीं तब भी बहुत सुर में गाया, बहुत सुर में गाया। हम इनके हमनवा होते थे उस वक्त। बैक बेंचेस। आप अब भी हमनवा हैं इनका? अब भी हमनवा है जी, बिल्कुल है। लेकिन वो कैसे? जरा ताल और तरह की थी, आज ताल और तरह की। खान
और हम नवा, तब भी आपको इन्होंने एक्लिप्स किया हुआ था, अब भी किया हुआ है। ठीक तो हम नवा से हम नवाला ना हो जाए कहीं। नहीं वो भी हैं ये। तो बात तो फिर बहुत आगे चली जाएगी। अच्छा नहीं वो आप मैं कह रहा था ना कि वो सुनाएं ज़रा कुछ चीज़ जिससे हमें समझ आए कि ये हसन साहब मुख्तलिफ अंदाज हैं। जैसे उस्ताद आशिक अली खान साहब जो उन्होंने सराइकी का जो सारा इलाका था उसमें उन्होंने अपनी धाक बिठाई और बाबा आशिक अली के नाम से उनको वहाँ पर पुकारा भी जाता है। तो जितने भी जो वहाँ से गाने वाले लोग हैं वो सारे के सारे उसी अंदाज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। क्या अंदाज़ है वही मतलब जैसे तान गपतान गला गए जगत में फतेह अली खान गपतान तान गपतान। अब ये जो वाइब्रेशन है जिस अंदाज से ये मैं कह रहा हूँ ये मतलब इस इलाके में आपको सराइकिस्तान में ज़्यादा मिलती है। लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब का सराइकिस्तान का लफ्ज़ बोला है आपने, खौफ करें खुदा का। वो सराय की बेल्ट ही रहने दें, सराइकिस्तान एक और तान आपने। अच्छा वो तान का जिक्र हो रहा था तो वो तान उसी में भी तान में आगे। अच्छा हाँ। तो आज हूँ आए बालम वा मोहे कल न पड़त दिन वाज हूँ आए बालम बालम आज ये बड़े गुलाम अली खान साहब का इसको स्टाइल कह सकते हैं। और उन्होंने क्लासिकल को थोड़ा सा उसको मेलो किया हुआ था। आशिक अली खान साहब का अंदाज़ ज़रा अग्रेसिव है। तो उस दोनों अंदाज़ को पटियाला घराना बेसिकली गाता है जो हमारी पहचान है और जिसकी वजह से सारी दुनिया में हम लोगों ने जो इस काम को फैलाया है। तो कोशिश हम किसी को अपनी फेवरेट चीज़ गुनगुनाएं। मुल्की हालात के मुताबिक तो मेरा एक मिली नगमा चल रहा है, चलो ये सोचें हम आज मिलके जो इस ज़मीन से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। ये मसरूर अनवर साहब ने लिखा था और मैंने और सायरा नसीम ने गाया। ये सुना है खूबसूरत बात है, ये वाकई एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके गए रुतों की मोहब्बतों का दिलों से अपने हिसाब मांगे। दिया है क्या इस वतन को हमने वो आज खुद से जवाब मांगे। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें ये कौन है, हम आज कंफ्यूजन फैला रहे हैं।